हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की नेक्स्ट एप्लीकेशन। इससे पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस की दो एप्लीकेशन स्टडी कर चुके हैं। पहली एप्लीकेशन थी हमारे पास किसी भी इक्वेशन को की करेक्टनेस को चेक करना कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। दूसरी एप्लीकेशन हमने देखी कि किसी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना। और आज हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की तीसरी एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन क्या है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को ड्राइव करना। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। आपको एक तो चीज़ ये चाहिए कि किसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। दूसरी चीज़ ये चाहिए कि जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स का, और पर ये पता होना चाहिए कि फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे। आपको ये अगर पता है कि किस पे डिपेंड करता है तो आप फोर्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे। तो आइए, तीसरी एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मैं एक एग्जाम्पल देखूंगा और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। obtain expression for frequency nu which may depend on number 1 length of string, length L of string, number 2 टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन कह लो या फोर्स कह लो, टेंशन T इन स्ट्रिंग, नंबर 3 मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ स्ट्रिंग। हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। और फ्रीक्वेंसी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है हमें दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्ट्रिंग की लेंथ पे, टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन T पे, और मास पर यूनिट लेंथ m पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है। फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है? फ्रीक्वेंसी न्यू का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, आप उसको लेफ्ट साइड में लिखिए, लेट न्यू। जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है उसे लेफ्ट साइड में लिखिए। एंड राइट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे? जिसकी टर्म्स में करना है, जिसकी टर्म्स में, जैसे लेंथ की टर्म में करना है, टेंशन की टर्म में करना है, मास पर यूनिट लेंथ की टर्म में करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लेंथ, टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ, और इनकी कोई ना कोई पावर्स आपको लिखनी है। जैसे पावर आपने लिख दी ABC, और ये पावर्स जो है वो डायमेंशन लेस, मतलब ये तो नंबर है, पावर्स हमने मान ली। भी हमें पता नहीं है ना कि फ्रीक्वेंसी, लेंथ, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ की कितनी एक्सपोनेंट पे डिपेंड कर रही है। तो हमने एक बार मान लिया कि लेंथ की पावर A पे, टेंशन की पावर B पे। सभी क्वेश्चंस में ही आपको इस तरीके से ही आपको एज्यूम करना है। और फिर एक साथ में एक मल्टीप्लाई में आपको कांस्टेंट मानना है कि ये आप सभी क्वेश्चंस में करोगे। जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है उसको लेफ्ट में, जिसकी टर्म्स में करना है उसकी पावर ABC लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वो कांस्टेंट होगा के। अब आपको ये लिखना है हेयर K इज KABC आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहाँ पे ये KABC ये क्या है? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स अपने पास हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए आगे कैसे करना है। अब आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करिए, पुट डायमेंशनल
या डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों ओर डायमेंशंस पुट करिए। लेफ्ट हैंड साइड में तो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। राइट हैंड साइड में क्या है, k। मैंने लिख रखा है k इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, k की कोई डायमेंशन है ही नहीं। फिर है l, l क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन L1 इसकी पावर a। फिर है टेंशन, टेंशन फोर्स ही होता है और फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2 इसकी पावर b। और फिर है मास पर यूनिट लेंथ, ये मास नहीं है, ये है मास अपॉन लेंथ, तो m1 L-1 इसकी पावर c। ये हमने क्या किया, दोनों तरफ डायमेंशंस पुट कर ली। ये सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे करना है। अब ये पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स को, तो देखते हैं क्या आता है। t-1 इक्वल्स l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर -2b, m रेज टू पावर c, l रेज टू पावर -c। ये पावर्स को मल्टीप्लाई करती। अब सेम बेस वाली पावर्स को ऐड कर लो। जैसे m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनका बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो m की पावर b तो ये रही और m की पावर c ये रही, ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो गई। अब ऐसे ही l की पावर a, l की पावर b, l की पावर -c, ये सेम बेस की पावर ऐड हमने कर दी। और t a की जगह आया था, t की पावर -2b। अब क्योंकि ये दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन इक्वल हैं, तो इसमें m, l और t की पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ m, l एंड t वी गेट। दोनों तरफ m, l और t की पावर को कंपेयर करो। इधर m है ही नहीं और इधर m की पावर b प्लस c, तो m की पावर इधर b प्लस c और इधर है ही नहीं तो b प्लस c 0 के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। अब l की पावर, इधर l की पावर a प्लस b प्लस c, a प्लस b माइनस c, और इधर b l है ही नहीं तो वो 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए। अब t, इधर t की पावर -2b और इधर t की पावर -1, तो दोनों तरफ हमने m, l और t की पावर्स कंपेयर कर ली। और ऐसा करके हमें a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले b की वैल्यू तो यहीं से ही आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 से b की वैल्यू क्या आ गई, -1 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। ये लो b की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2। अब जो b की वैल्यू आ गई है इसे हम पुट कर लेते हैं b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, यूजिंग b इन इक्वेशन 2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो b की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -1/2। ये लो c की वैल्यू आ गई। अब b और c दोनों की वैल्यूज आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, यूजिंग b एंड c इन इक्वेशन 2। b और c दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख ली तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। c खुद माइनस है और यहाँ पे फिर से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स 0, तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -1। तो ये देखो हमारे पास a, b एंड c तीनों की वैल्यूज आ गई। एक बार आपके पास a, b एंड c तीनों की वैल्यूज आ जाए उसके बाद आप क्या करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यूजिंग a, b, c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लीजिए। तो देखो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, न्यू इक्वल्स के l की पावर a मतलब -1, t की पावर b 1/2 और m की पावर c -1/2। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो कि l की पावर -1 है तो इसे डिनोमिनेटर में l लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 है तो उसे √t लिख सकते हैं, m की पावर -1/2 है, 1/2 का मतलब होता है रूट और माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में, इसे ये लिख सकते हैं। अब इसे कंबाइन कर लो, k/l √t/m।
ये फॉर्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी का। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता लगेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब हमें फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है, फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी का करना है विच मे डिपेंड अपॉन, जो डिपेंड कर रही हो सकती है किस पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस पे डिपेंड कर रही हो सकती है। इसका मतलब हमें जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है उसे लेफ्ट में रखो, और जिसकी टर्म्स में करना है, जिस पे डिपेंड कर रही है, उसको राइट में लिखो। जितनी भी है उनकी पावर ए बी सी करके ऐसे राइट में लिख लो, और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। वो कांस्टेंट अपने पास डायमेंशन लेस होना चाहिए। फिर आप क्या करो, दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर दो, डायमेंशन पुट करके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। फिर सेम बेस वाली पावर्स को ऐड कर लो, जैसे m यहाँ है, m यहाँ है, बेस पावर को ऐड कर लिया, l यहाँ 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 l की पावर्स को ऐड कर लिया, ठीक। फिर दोनों तरफ m l और t की पावर्स को कंपेयर करके इक्वेशन बना लो। फिर a b c की वैल्यू निकाल लो, जो a b c की वैल्यू आई वो शुरू वाली इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, वहाँ से आपके पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो ये है आपके पास किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक एग्जाम्पल हम ये किया, हम और भी एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, देखिए, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल इसका एक और। हाँ जी, एक एग्जाम्पल और अभी करते हैं, देखिए। ओके, तो मैं लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन। इफ फोर्स, ये है क्वेश्चन, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V and force F, velocity V and time t are taken as fundamental quantities, are taken as fundamental quantities. Fundamental quantities. What would be the dimension of work? What would be the dimension of वर्क? इसके समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, कहता है अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया जाए, वैसे तो फंडामेंटल नहीं होते ना, ये फंडामेंटल तो 7 होती है, कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये 7 होती है फंडामेंटल। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया जाए, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया जाए, तो वर्क की डायमेंशन क्या होगी? व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ वर्क? हमें वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करना है। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया जाए तो वर्क का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है? फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है? वर्क का। तो मैंने कहा, क्या कहा आपको, जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है उसे लेफ्ट में लिखिए, लेट वर्क W इज इक्वल टू, जिसकी टर्म में करना है, फोर्स की टर्म में इसकी पावर A, वेलोसिटी की टर्म में इसकी पावर B, टाइम की टर्म में इसकी पावर C, और इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए K। फिर वही लाइन लिखनी है पहले भी जो लिखी थी, हेयर K, A, B एंड C आर
नंबर्स। यहाँ पे के ए बी सी डी ये जो है इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया समझो, जिसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसे लेफ्ट में लिखो, जिसकी टर्म में कर रहे हैं उनको राइट में लिखो, पावर ए बी सी चढ़ा दो। अब क्या करो, दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करो, पुट डायमेंशंस, यही पिछले क्वेश्चन में किया था, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों और डायमेंशन पुट करो। अब वर्क की डायमेंशन क्या है, मैंने आपको बताई थी, वर्क की होती है m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, ये वर्क की डायमेंशन। राइट साइड में k की कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि k को तो डायमेंशन लेस माना है। फिर फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 और इसकी पावर a है। फिर वेलोसिटी की होती है l1 t-1, इसकी पावर b, और टाइम की होती है t1, इसकी पावर c। तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही थी उनकी डायमेंशंस हमने पुट कर ली। तो लेफ्ट और राइट साइड में जितनी भी क्वांटिटीज आ रही थी उनकी डायमेंशंस हमने पुट कर ली। अब देखिए क्या करना है, अब जो पावर्स हैं उन पावर्स को मल्टीप्लाई करिए एक्सपोनेंट से, इस पावर्स को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा। इधर तो सेम वही जो लिखा हुआ है m1 l2 t-2, और इधर पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो, m की पावर 1 इंटू a, l की पावर a, t की पावर -2a, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, l की पावर b, t की पावर -b, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, t की पावर -c। अब क्या कीजिए, अगला स्टेप क्या था, पावर को ऐड करना। पावर्स को ऐड कर लो, राइट साइड में जितनी बेस सेम है उन पावर्स को ऐड कर लेंगे जिनके बेस सेम है। m यहाँ पर है, m a की जगह पर आया है तो m की पावर a ही आएगा। l कितनी जगह पे आया है, 1 2 जगह पे आया है तो l की पावर ऐड कर लो, a प्लस b। t की पावर, t कितनी जगह पे आया है, 1 2 3, t की पावर से ऐड कर लो, -2a -b -c, तो ये भी हो गया। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, पावर्स को सोल्व करके लिख लिया। अब क्या करो, m l और t की पावर्स को कंपेयर करो। अगला स्टेप ये था, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट कह लो या पावर्स कह लो, ऑफ m l एंड t। m l और t की पावर को कंपेयर किया, इधर m की पावर a, उधर m की पावर 1, तो m की पावर को अगर बराबर इक्वल रख दें तो a की वैल्यू आ गई 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। इधर l की पावर a प्लस b और उधर l की पावर 2, तो a प्लस b इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इधर t की पावर -2a -b -c और उधर t की पावर -2b, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। अब क्या कीजिए, देखो a की वैल्यू आई हुई है तो a की वैल्यू इसमें रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग सेकंड इन थर्ड, सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। चलो a की वैल्यू मैंने 1 यहाँ रखी तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1 रख दी तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू 2 - 1, तो अपने पास b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू 1। ये लो b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई थी, b की वैल्यू भी आ गई, a और b दोनों आ गए। अब इनको रख दो इक्वेशन नंबर 4 में, यूजिंग a एंड b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में रख दो a और b की वैल्यू, इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 -c इज इक्वल टू 2, तो ये है -2 - 1 -c इज इक्वल टू -2, -1 और -2 -3 -c इज इक्वल टू -2। अब क्या कीजिए, c की वैल्यू निकालो, -c इज इक्वल टू -2 + 3 -c इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू -1। ये लो c की वैल्यू भी आ गई।
ए बी और सी तीनों को सोल्व कर लिया। अब ये जो ए बी और सी आ गए इनको मेन फॉर्मूला में पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू के एल की फोर्स एफ की पावर ए की वैल्यू है 1, वेलोसिटी की पावर बी की वैल्यू भी है 1, और टाइम की पावर सी, टाइम की वैल्यू है -1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क इज इक्वल टू के एफ वी अपॉन टी, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी की पावर तो 1 है और टाइम की पावर -1 है तो वो डिनोमिनेटर में चले गया। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, वर्क इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट था और के इंटू एफ वी अपॉन टी। तो ये अपने पास बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये था, अगर फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तो वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, वो ये फॉर्मूला आपके पास होगा। तो ये है, इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन किया। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करना है। हम और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आप इनको दोबारा देख लेना, वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन किस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। चलो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं डेरिवेशन का। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। बच्चों इसके 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। ये जो टॉपिक हमने अभी लिखा था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, इसके और न्यूमेरिकल्स आप खुद सोल्व करके देखें, आपको रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी बुक में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं भी आपको कुछ इसके क्वेश्चंस दे दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में, आप खुद सोल्व करना उनको। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नेम है प्रिंसिपल ऑफ, टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये है टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि केवल ऐसी क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है जिनकी सेम डायमेंशंस होती हैं। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को या आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम हो, बस ये इतना सा ही रूल है। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। एक जैसी क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये छोटा सा रूल, इस छोटे से रूल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड which have same dimensions। ऐसी क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी सेम डायमेंशंस होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज मतलब आप सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे लेंथ में से लेंथ को ही घटाया जा सकता है, लेंथ में लेंथ को ही ऐड किया जा सकता है। ये देखो, ये अगर आप लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, लेंथ में लेंथ ही ऐड किया जा सकता है और आंसर भी लेंथ आएगा। इसी तरीके से एरिया में एरिया ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और आंसर भी एरिया ही आएगा। एरिया में एरिया ऐड करोगे तो एरिया आएगा, एरिया में एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एरिया आएगा। एक जैसी क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जिनकी डायमेंशंस अलग अलग हो ऐसी क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे फोर्स कैन नॉट बी एडिड, force cannot be added in velocity।
आप वेलोसिटी में फोर्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी तो अलग अलग क्वांटिटी होगी। फोर्स को वेलोसिटी के साथ कभी नहीं जोड़ सकते। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इज रॉन्ग स्टेटमेंट या इनवैलिड स्टेटमेंट। आप कभी दो अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़ या घटा नहीं सकते। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ऐड करने के बाद वही क्वांटिटी आएगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही क्वांटिटी आएगी। आप इनको काट के जीरो मत कर देना भी। जैसे मैं आपको कोई दो डायमेंशंस दूं, आपको ये डायमेंशंस दी हुई है L1T-1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है L1T-1, तो आंसर जीरो नहीं लिखना, आंसर भी L1T-1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये है वेलोसिटी और वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट किया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर भी तो वेलोसिटी आएगा ना, तो आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी। इसलिए तो वही अपने पास आ जाएगा। ये सिंपल सा रूल है, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं, वो हम अभी देखते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन टाइम। क्वेश्चन है ये, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, डिपेंड्स अपॉन टाइम टी, डिपेंड्स अपॉन टाइम टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, सी अपॉन डी प्लस टी। ये कोई इक्वेशन आपको दी हुई है और पूछा क्या है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की डायमेंशंस आपको निकालनी है। तो ये है क्वेश्चन कि किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, वो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पे, टाइम पर। और रिलेशन क्या दी हुई है, टाइम इज इक्वल, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी प्लस अपॉन डी प्लस टी, ऐसे। तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है और हमें क्या करना है, ये ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी है। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज v इक्वल्स ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये इक्वेशन है। अब देखो बच्चों, अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि ओनली लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये देखो, ये क्वांटिटीज ऐड हुई है, बीटी में ए जुड़ा हुआ है और बीटी में सी अपॉन डी प्लस टी जुड़ा हुआ है, और रिजल्ट क्या आया हुआ है, वेलोसिटी। देखो, ए में बीटी जुड़ा और आंसर क्या आया हुआ है, वेलोसिटी। इसका मतलब ए भी वेलोसिटी है, बीटी भी वेलोसिटी है और सी अपॉन डी प्लस टी भी वेलोसिटी है। क्योंकि किसी दो चीज को जोड़ने के बाद अगर वेलोसिटी आंसर आया हुआ है तो वेलोसिटी तो वो चीजें थी ना, क्योंकि अभी भी रूल पढ़ के आए हैं, एक जैसी क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आप क्या कीजिए, इस ए को उधर ले जाइए, ए को उस तरफ ले जाओ। ये लो, हमने क्या किया, ए को उधर ले गए, तो v माइनस ए इज इक्वल टू बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। तो इस v वेलोसिटी में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब एज v इज वेलोसिटी, क्योंकि v वेलोसिटी है, देयरफॉर a इज ऑल्सो वेलोसिटी। क्योंकि a वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, v तो वेलोसिटी दे ही रखा है, v तो वेलोसिटी दे रखा है, तो a भी वेलोसिटी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसका रीजन लिख देंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो ए वेलोसिटी है तो ए की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ए आर,
क्योंकि ए वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1t-1। ये लो ए की डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब देखो इधर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ के तो वेलोसिटी आया होगा, तो इसका मतलब बीटी भी वेलोसिटी है। बीटी इज ऑल्सो वेलोसिटी, बीटी भी वेलोसिटी है। तो फिर बी क्या हो गया, बी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि इधर टाइम मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में चला जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फिर बी की क्या डायमेंशन आ गई, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम की। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1t-1 अपॉन टाइम, टाइम की होती है t1। इसे सोल्व करेंगे तो L1t-2, ये आ गई बी की डायमेंशन। डायमेंशन बी की भी आ गई अपने पास, डायमेंशन ए की भी आ गई, डायमेंशन बी की भी आ गई। अब रहेगी सी की और डी की, अभी निकाल लेते हैं। ये पूरा भी वेलोसिटी है, देखो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं। जो भी चीज़ जुड़ जाती है वो आपस में सेम डायमेंशन वाली होती है। अब यहाँ से देखने वाली बात है, डी में टी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो डी की डायमेंशन है वही टी की है, क्योंकि डी और टी जुड़े हुए हैं। तो ये देखो डी हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टी, सेम डायमेंशन ऑफ टी, मतलब डी की वही डायमेंशन है जो टी की है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। तो डी टी तो टाइम है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ डी क्या आ गया, टाइम। टाइम क्योंकि ये टाइम में जुड़ा हुआ है तो टाइम, तो डी की डायमेंशन भी आ गई। अब क्या बच गया, डी की भी आ गई, बी की भी हो गई, ए की भी होगी, सी की रहेगी। अब ये देखो सी अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, सी अपॉन डी प्लस टी वेलोसिटी है। अब नीचे तो टाइम है, क्योंकि टाइम में कुछ भी जुड़ेगा तो टाइम आएगा, तो सी अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो फिर सी क्या हो गया, सी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। इसकी डायमेंशन पुट कर लो, सी की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी की होती है L1t-1 और टाइम की होती है t1, तो t-1 से t1 कट जाएगा, तो सी की डायमेंशन आ गई L1। तो ये लीजिए सी की डायमेंशन आ गई, बी की डायमेंशन आ गई, डी की डायमेंशन आ गई और ए की डायमेंशन आ गई। इन सभी की डायमेंशन हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली। तो ये रूल लगेगा, जो भी दो क्वांटिटी जुड़ी हुई है या सब्ट्रैक्ट हुई है तो उन क्वांटिटीज़ की सेम डायमेंशंस अपने पास होती है। ये सिंपल सा रूल है। ओनली लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, मतलब जो भी क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो गई समझ लो उनकी सेम डायमेंशंस हैं, उनकी अलग अलग नहीं है, सेम डायमेंशंस हैं। ये रूल इसमें अप्लाई होता है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। इसका एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि आपको एक टॉपिक भी समझ आ जाएगा ढंग से। हाँ जी, देखिए इसकी इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, तो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, वो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको राइट द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, ये क्वेश्चन है। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है इन द रिलेशन, आपको रिलेशन दी हुई है। रिलेशन क्या है, इन द रिलेशन क्या है, P इक्वल्स, ये रिलेशन है P इक्वल्स ए माइनस बी, P इक्वल्स ए माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 80, ए माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 80, ये इक्वेशन दी हुई है। अपॉन बी टी है, बी टी, ए माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी टी। ए अपॉन बी की डायमेंशन निकालनी है और इक्वेशन दी हुई है ए माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी टी। आपको क्या करना है, ए अपॉन बी की डायमेंशन हमें निकालनी है, ए अपॉन बी की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो हो जाएगा, देखिए कैसे सॉल्यूशन। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ जुड़ी हुई है और क्या घटी हुई है, बस आपको ये देखना है कि कोई चीज़ आपस में जुड़ी हुई है क्या इस फॉर्मूला में, तो यहाँ से, या कोई घटी हुई है क्या, यहाँ से दिख रहा है ए में से एक्स स्क्वेयर घटा हुआ है और यहाँ पे x डिस्टेंस है और t टाइम है। ये भी लिख देते हैं, हेयर
एक्स इज डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है एंड टी इज टाइम, एक्स इज डिस्टेंस, टी इज टाइम, टी टाइम है एंड पी इज पावर, पी पावर है। एक्स डिस्टेंस, टी टाइम और पी पावर है आपके पास, ये टर्म्स आपको दी हुई है। अब आपको क्या करना है, ये देखो क्या कोई चीज़ जुड़ी हुई या घटी हुई है क्या, यहाँ से दिखाई दे रहा है ए में से एक्स स्क्वायर घटा हुआ है, तो जो चीज़ आपस में जुड़ी हुई होती है या घटी हुई होती है उनकी सेम डायमेंशन होती है। तो सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ ए की क्या डायमेंशन होगी, इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वही होगी जो एक्स, क्योंकि ये आपस में घटी हुई है। ये रूल लग गया ना, एक जैसी क्वांटिटीज ही जुड़ सकती हैं और वही आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो वो रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो ए की डायमेंशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर, एक्स तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एल होती है, अब क्योंकि उसका स्क्वायर करना है तो ये हो गया एल स्क्वायर। चलो भी ए की डायमेंशन तो आ गई। अब देखते हैं कोई और चीज़ जुड़ी हुई है क्या, और चीज़ तो नहीं जुड़ी हुई दिख रही, फिर अब क्या करें, बी टी की डायमेंशन कैसे निकालें। चलो अब देखो इक्वेशन क्या है, P इक्वल्स ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, ये इक्वेशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, पी बी टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर ही घट सकता है, इसका मतलब अपने पास आ गया पी इंटू बी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, P माइनस पी इंटू बी टी, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके इक्वल है। क्योंकि देखो इधर अगर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर ही रहा होगा, एक जैसी क्वांटिटीज ही होती हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो B कितना आ गया, B इज इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन पी टी। देखो P और T को अपॉन में ले गए, B इधर रख लिया, तो P पता ही है, P क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, P क्या है, पावर, और T क्या है, टाइम। तो ये लो, अब B की डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ B, डिस्टेंस का स्क्वायर की डायमेंशन होगी एल स्क्वायर, पावर की डायमेंशन होती है m1 l2 t माइनस 3 और t टाइम की होती है t1। इसको सोल्व कर लो, वो आपके पास डायमेंशन ऑफ B आ जाएगी। तो B की डायमेंशन कितनी आ गई, एल स्क्वायर अपॉन m1 l2 और t माइनस 2, क्योंकि -3 था, -3 में 1 ऐड किया -2, अब इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो B की डायमेंशन कितनी आ गई, m-1, l2 से l2 कट गया और t ऊपर जाके 2 बन गया, l-1 t2, क्योंकि l2 कट गए, t-2 था ऊपर जाके t2। तो लो B की भी डायमेंशन आ गई और A की हमने पहले लिख ली थी। अब हमें निकालनी किसकी है, हमें तो A अपॉन B की निकालनी है, तो A अपॉन B की डायमेंशन क्या आ जाएगी, इनको डिवाइड कर दो, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू A वाली डायमेंशन को B वाली डायमेंशन से डिवाइड कर दो, ये A की डायमेंशन थी एल स्क्वायर और B की क्या है, m-1 t2, डिवाइड करके A अपॉन B की डायमेंशन आ जाएगी, ये क्या आ गई, m1 l2 t-2। ये लो बच्चों, ये आंसर है। ऐसे A बाई B की डायमेंशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी। तो आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम ये 2 टॉपिक ही करेंगे, इसके बाद जो 1-2 टॉपिक अपने रह गए हैं, एक टॉपिक रह गया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक राउंडिंग ऑफ रह गया था और एक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन्हीं वीडियोस को बार बार देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए, इन वीडियोस को बार बार देखो। एंड आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है वो है इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ये लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख देता हूँ जो मैंने आज टॉपिक्स करवाए हैं, उनमें उन टॉपिक्स से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ असाइनमेंट के लिए, वो क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखना। जो मेथड मैंने बताया है वही मेथड लगाना और ये क्वेश्चन सोल्व करना। लो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ फॉर्मूला ड्राइव करने का और 2
डायमेंशन निकालने का। चलो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P in terms of velocity, in terms of velocity V, velocity V, density rho, velocity V, density rho and frequency nu। आपको लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव करना है वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो ये हो गया डेरिवेशन वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देता हूँ, डेरिवेशन के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। एक क्वेश्चन और, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a body depends upon mass m, velocity v and v of body and radius r of the circular path। Derive the formula for force। फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करें। ये 2 क्वेश्चन हो गए डेरिवेशन के। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के। देखिए वो क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A into B, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A into B। A मल्टीप्लाई B की डायमेंशंस आपको निकालनी है। यहाँ पर A और B एक इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A into B इन द रिलेशन E इक्वल्स, इस रिलेशन में E इक्वल्स b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी स्क्वायर। इस रिलेशन में आपको a इंटू बी की डायमेंशन निकालनी है। हेयर x इज डिस्टेंस, t इज टाइम एंड E इज एनर्जी। ये लो, और ये लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, write the dimension of A upon B, write the dimension of A upon B in the equation। इस इक्वेशन में A अपॉन B की डायमेंशन आपको लिखनी है। इक्वेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स F इज इक्वल टू रूट A इंटू एक्स माइनस रूट A इंटू एक्स, रूट ओनली एक्स पे A पे है, माइनस बी स्क्वेयर टी। इसमें आपको क्या करना है कि A अपॉन B की डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पे F क्या है, F इज फोर्स, X इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम, T टाइम। तो ये है बच्चों आपके लिए असाइनमेंट। इन 4 क्वेश्चंस को आप सोल्व भी करोगे। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करके इनको नोटबुक में सोल्व करके लिखें, और आप जो भी आपको लिंक दिया जाता है यूट्यूब का, उसमें आप कमेंट में इनके आंसर्स लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।